हेलो नमस्कार सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम मेंसुरेशन के चैप्टर नंबर 2 की बात करने वाले हैं। एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन जो सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे वो बहुत जबरदस्त मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग से कैसे आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे। मैं आपके लिए प्रीवियस एग्जाम के बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूं, लेकिन इन सभी प्रश्नों का जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हमें वर्ग की कंप्लीट थ्योरी हमें आती होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं, जो आपका स्क्वायर है, वर्ग है, उस वर्ग में कौन कौन सी प्रमेय चलती हैं जिनसे एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, उन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, किसे कहते हैं, स्क्वायर में कौन कौन सी प्रमेय लागू होती है। आप सभी जानते होंगे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण आपका क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। ये देखिए मैंने इन चारों भुजाओं को आपस में क्या किया है, बराबर। अगर ये वाली साइड ए है तो बाकी की तीनों साइड भी क्या होंगी, ए ही होंगी। और प्रत्येक कोण इसमें क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये हमारा क्या कहलाता है भाई, वर्ग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अच्छा, वर्ग के परिमाप की हम बात करें, वर्ग का पैरामीटर क्या होता है, परिमाप की बात करें तो ध्यान रखना, चाहे आकृति आपकी 2D की हो या 3D की हो, मतलब आपकी समतलीय आकृति हो या ठोस आकृति हो, चाहे किसी भी प्रकार की आकृति का यदि आपसे परिमाप पूछा गया है तो उसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सभी को आप जोड़ दिया करो। तो यहां पर सारी भुजाओं को ऐड कर दो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने a हो गए, 4 हो गए, तो इसे हम 4a लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे आप कोई बुकलेट वगैरह देखोगे तो वहां पर 4 गुना भुजा लिखा हुआ होता है। अरे भाई यहां एक का मतलब भुजाई तो है ना, एक का मतलब भुजाई है, तो 4 गुना भुजा बोलो या 4a बोलो, बात बराबर है। अगर इसके दूसरे नंबर पे हम बात करें कि इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान रखना भाई, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं। अगर किसी में केवल लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो, जैसे यहां पर देखिए इस वर्ग वाली आकृति में केवल लेंथ और ब्रेथ ही है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अगर किसी आकृति में केवल लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो किन्हीं भी दो लगातार भुजाओं को गुणा कर दिया करो, वो आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर मैं इन दोनों लगातार को गुणा करूं तो एक को ए से गुणा करूंगा, ए स्क्वायर आएगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो भी ए स्क्वायर आना है, इन दोनों को गुणा करोगे तो भी ए स्क्वायर आना है, इन दोनों को गुणा करोगे तो भी क्या आना है, ए स्क्वायर आना है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया भुजा स्क्वायर। अच्छा, किसी में अगर हाइट भी दे रखी हो, जैसे ठोस आकृतियों में हाइट दे रखी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। अगर आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करोगे तो वहां पर क्षेत्रफल नहीं आएगा, वहां पर उसका वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा। ठीक है ना। अगर किसी 3D की आकृति का आप यदि वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो तीनों लगातार भुजाओं को गुणा कर दिया करो, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है। तीसरी बात, यहां पर पहली बात परिमाप की, दूसरी बात क्षेत्रफल की, तीसरी बात हम करते हैं कि अगर इसका विकर्ण आपसे पूछा जाए, डायगोनल यदि आपसे पूछा जाए कि एक वर्ग का डायगोनल क्या कहलाता है, विकर्ण क्या कहलाता है। अच्छा, पहले विकर्ण की हम चर्चा करें। विकर्ण कहते किसे हैं, विकर्ण का मतलब होता है जैसे एक वर्गाकार कमरा है तो उसके अंदर सबसे लंबी छड़ कहां पर रख सकते हो, बेड के नीचे तो रख नहीं सकते, बेड तो कमरे की तुलना में छोटा सा ही होता है ना। तो सबसे बड़ी छड़ कहां रखी जा सकती है, कोने से दूसरे कोने में, कोने से दूसरे कोने में। तो यहां पर ये जो लाइन होगी ये इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण। अच्छा, एक विकर्ण ये है तो क्या दूसरा विकर्ण ये वाला भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। और एक बात विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक वर्ग में दो विकर्ण बनते हैं तो दोनों विकर्णों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये विकर्ण आपका डी है, डायगोनल डी है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका डी कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, डी। मैं इसको पूरा प्रॉपर रूप से आपको समझाऊं। देखिए इधर एक वर्गाकार कमरा है, ठीक है भाई, इसकी चारों भुजाएं आप ए मान लीजिए, क्या मान लो, ए। ये भुजा ए, ए हो गया, ए हो गया और ए हो गया।
प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये एक ट्राइंगल बना है ना, हमारे पास त्रिभुज बना है। ये कौन सा त्रिभुज बना है भाई? समकोण त्रिभुज बना है। अगर ये समकोण है तो ये भी कौन सा होगा? आपका समकोण ही होगा। हमें दिखने में ये अच्छा दिख रहा है तो इसी से हम कर लेते हैं। अगर इस विकर्ण की लंबाई हमें नहीं पता तो इस विकर्ण की लंबाई को आप क्या मान लीजिए? डी मान लीजिए, डायगोनल मान लो, या एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, लेकिन ए मत मानना। ए नहीं मानना, क्योंकि भुजा के बराबर विकर्ण नहीं होता, विकर्ण के बराबर विकर्ण होता है। ठीक है ना, तो यहां पर इसको मैंने डी मान लिया। अच्छा ये बताइए, पाइथागोरस प्रमेय लगती है या नहीं लगती समकोण त्रिभुज में? बिल्कुल लगती है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और जो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, वो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या थी भाई? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होगा? लंब का स्क्वायर होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो ये कर्ण होगी, तो कर्ण कौन होगा भाई? डी। तो डी का क्या करना है? स्क्वायर। आधार कौन है? ए, तो ए का स्क्वायर। आगे लंब कौन है? ए, तो ए का स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने ए स्क्वायर हो जाएंगे? 2a स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर हो गया। यहां से अगर इस स्क्वायर को हटाओगे तो उधर क्या लगेगा? रूट का चिन्ह। तो डी बराबर होगा √2a स्क्वायर। याद कीजिए, मैंने आपको जो ट्राइंगल पढ़ाया था उस ट्राइंगल में एक बात कही थी कि अगर इस रूट को हटाना है तो रूट डिमांड करता है, किस बात की डिमांड करता है? कि मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जाने के लिए कम से कम कितनी घात चाहिए? 2 घात चाहिए। एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे आपके घर वाले बोले कि आपको जयपुर जाना है, पढ़ना है, तो आप घर वालों से डिमांड ही करोगे कि हमें अगर जयपुर भेज रहे हो तो हमें रूम का किराया खर्चा वगैरह चाहिए। ऐसे ही ये रूट भी कहता है कि मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जाने के लिए कम से कम कितनी घात चाहिए? 2 घात चाहिए। क्या इस 2 के पास 2 पावर है क्या? नहीं है, तो इस 2 की जिंदगी से रूट नहीं जाएगा। लेकिन 1 की पावर 2 है, इसके पास 2 पावर है, तो यहां से पावर 2 हट जाएगी, तो डी की वैल्यू निकल कर क्या आएगी? √2, और ये ए बाहर निकल जाएगा। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं कि डी की वैल्यू हो जाएगी √2 या √2 और गुणा में क्या होगा? ए। अब ए को आप भुजा बोलो या ए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ध्यान रखना कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2 गुणा में भुजा होता है। √2 गुणा में क्या होगा? भुजा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो एक स्क्वायर होता है उसका डायगोनल क्या कहलाता है भाई? √2 और गुणा में क्या कहलाएगा? भुजा कहलाएगा। ये 3 इसके बेसिक फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आप याद रखना, ये फॉर्मूले आपके आगे काम आएंगे जब आप प्रश्नों को हल कर रहे होगे। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको डायगोनल का ध्यान रखना है। √3 मत कर देना। जब आप घन पढ़ोगे तो वहां पर घन का जो विकर्ण होता है वो √3 गुना भुजा होता है। तो √3 और √2 में ध्यान रखना। ठीक है ना। वर्ग में √2 आएगा। अच्छा, वर्ग को कैसे याद रखें? अरे वर्ग की इकाई स्क्वायर ही तो होती है ना, तो स्क्वायर का मतलब 2 ही होता है, तो आप 2 से याद रख लेना इसको। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इस वर्गाकार आकृति के अंदर एक होता है रास्ते का। रास्ते का मैटर चलता है कि या तो रास्ता बाहर की तरफ हो, जैसे आप पार्क को देख लो, जहां आप सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाते हो या शाम को जाते होगे, तो पार्क के अंदर या तो बाहर की तरफ रास्ता बना होता है दौड़ वगैरह करने के लिए, या फिर अंदर की तरफ रास्ता बना होता है, या फिर रास्ता बीचों बीच में बना होता है। 3 तरह के रास्ते हैं, तीनों के आपको एरिया निकालने आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि रास्ता बाहर की तरफ बना हो, बाहर की तरफ बना हो, यदि रास्ता बाहर की तरफ बना हो तो हमें क्या करना है? प्रश्न भी यही समझ लो और मैं यहीं से सब कुछ समझा रहा हूं आपको। देखो, एक वर्गाकार पार्क है, इस पार्क की हम भुजा मान लेते हैं कि ये वाली जो भुजा है ये 100 मीटर है। कितने मीटर है भाई? 100। अगर ये 100 मीटर है तो ये भी कितना होगा भाई? 100 मीटर होगा। ये वाली साइड भी कितनी होगी? 100 मीटर होगी। और ये चौथी साइड भी कितनी होगी? 100 मीटर होगी। अब इसके चारों ओर का मतलब अंदर की तरफ नहीं होता, चारों ओर का मतलब होता है बाहर की तरफ। इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई? रास्ता बना हुआ है। हमें इस रास्ते का एरिया निकालना है कि इस रास्ते का एरिया क्या होगा।
अगर इस रास्ते की आपको चौड़ाई दे दी जाए, मैं अगर आपको ये कहूं कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपका 4 मीटर का है। कितने मीटर का है भाई? 4 मीटर का। केवल 4 मीटर की पगडंडी बनी हुई है, ये 4 मीटर का रास्ता है। अगर इधर 4 है तो इधर भी कितना होगा भाई? 4 होगा। इधर भी कितना होगा? 4 होगा। और इधर भी कितना होगा? 4 होगा। ध्यान से सवाल समझना कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तो उस बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? जो मैंने लाइन खींची है ना, केवल इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसी का क्षेत्रफल निकालना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वो आपको लागत भी पूछ सकता है कि प्रति वर्ग मीटर बनाने का खर्चा ये है तो पूरा रास्ता बनाने का खर्चा क्या होगा। ठीक है ना, बहुत सारे सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों का निचोड़ हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। देखिए यहां पर आपको 2 वर्ग दिख रहे होंगे, एक तो अंदर की तरफ वर्ग दिख रहा होगा येलो कलर से, एक बाहर की तरफ वर्ग दिख रहा होगा। 2 वर्ग दिख रहे हैं आपको, तो 2 वर्गों से हमें रास्ते का क्षेत्रफल कैसे पता करना होगा? यदि मैं बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को ही बाहर निकाल दूं तो किसका क्षेत्रफल बचेगा? रास्ते का ही बचेगा। मैं यहां पर बोल सकता हूं कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और उसमें से किसको घटा दिया जाए? छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो मेरे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? यदि रास्ता बाहर की तरफ हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास। तो बड़ा वर्ग जो आपको दे रखा है, इस बड़े वाले वर्ग की भुजा कितनी है? यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर है। इधर 4 है तो 100 और 4 कितना हो गया? 104। और इधर भी 4 है तो ये टोटल कितना हो गया? 108। ऐसे ही अगर इधर रास्ता 4 का है, इधर भी 4 का है, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। 8 इसमें ऐड करोगे तो ये भी 108 मीटर हो गया, इधर भी 108 मीटर हुआ और इधर भी कितना हुआ? 108। और वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है भाई? भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा A1 कर दो और इसकी भुजा को क्या कर दो? A2। मतलब A1 के स्क्वायर में से A2 का स्क्वायर आपको घटाना है। यहां पर A के नीचे 1 और A के नीचे 2 क्यों लगाया? क्योंकि दोनों की भुजा सेम नहीं है, दोनों की भुजा सेम नहीं है। तो यहां एक की वैल्यू कितनी होगी? 108। तो 108 का क्या करना है? स्क्वायर। और माइनस छोटा वर्ग कौन सा है हमारा? 100 मीटर वाला, तो 100 का भी क्या करना है मुझे? स्क्वायर। अच्छा, 100 का स्क्वायर तो सभी को आता है कि सर स्क्वायर निकाल रहे हो तो डबल जीरो की 4 टाइम जीरो हो जाएंगी, तो 100 का स्क्वायर तो निकलकर कितना आ गया भाई? 10,000 आ गया। लेकिन 108 का स्क्वायर निकालना नहीं आता, तो स्क्वायर जब आप नंबर सिस्टम पढ़े होगे तो वहां स्क्वायर निकालने का आपने तरीका सीखा होगा। देखो 108 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इसमें ये जो 8 है ना, ये बी की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? ए की। सबसे पहले आपको 8 का स्क्वायर करना है, कितना होगा? 64। फिर 10 का स्क्वायर करना है, कितना होगा? 100। इन दोनों को गुणा कर दो, ए और बी को गुणा कर दो। 10 को 8 से गुणा किया 80, 80 का डबल कर दो। 80 का डबल कितना होता है? 160, 160। एक डिजिट छोड़कर 160 रख दीजिए, ऐड कर दो। ये 4 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो 11,000 कितना हो गया? 664 हो गया। 108 का स्क्वायर निकाला तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 11,664 मीटर स्क्वायर। इधर 10,000 मीटर स्क्वायर। 11,664 में से 10,000 निकालोगे तो क्या आपके पास 1,664 ही बचेगा क्या? बिल्कुल। और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? क्षेत्रफल निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा किस में होती है? स्क्वायर में होती है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगाना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, जो भी आपको दे रखा है स्क्वायर में आंसर देना है। ठीक है, ये तो है इसका पूरा बेसिक तरीका। लेकिन आपको एग्जाम में 5, 10, 15, 20 सेकंड और बचानी है कि मुझे एग्जाम में इतने बड़े मेथड अप्लाई नहीं करने कि मैं वहां जाकर डायग्राम भी बनाऊं, डायग्राम के बाद बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं, छोटे का निकालूं, फिर दोनों को घटाऊं, तब जाकर मेरे पास एरिया आएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसको जहन में उतार लेना, अच्छे से याद कर लेना। यदि रास्ता कहां पर बना हो? बाहर की तरफ बना हो, तो इसके लिए सीधा सा एक जुगाड़ याद रखना। क्या जुगाड़ याद रखना है आपको?
जुगाड़ ये याद रखना है, यदि रास्ता बाहर की तरफ हो तो 4x भुजा, देखो बाहर होता है ना तो प्लस का चिन्ह लगा देना, प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। डायरेक्ट कंसेप्ट यूज कर देना, दूसरी लाइन में आंसर आ जाना है आपका। 4x ब्रैकेट में भुजा प्लस x, तो भुजा तो आपको दे ही रखी है प्रश्न में, भुजा कितनी दे रखी थी हमें, 100 दे रखी थी। सर x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की क्या भाई, चौड़ाई, मतलब जो आपको रास्ता दिया है उस रास्ते की चौड़ाई जो होगी वो x की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, x की। आ जाइए फॉर्मूला उतारो इधर, 4x भुजा प्लस x है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अरे मार्ग कितना चौड़ा है, 4 है, तो यहां x की वैल्यू तो कितनी हो गई, 4, और आपको जो भुजा दे रखी है वो भुजा कितनी है, 100 है, तो यहां 4 तो रख दीजिए इसके साथ, तो 4 को 4 से गुणा किया 16, भुजा कितनी है 100 में 4 ऐड करोगे तो कितना होगा 104, बस 16 को 104 से गुणा कर दो, आंसर आ जाना है। देखो 16 चौके 64, रिमाइंडर कितना 6, 16 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 6 जोड़ा 6, और 16 एकम कितना होगा 16, आंसर 1664, इधर भी 1664 आ गया। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट यूज कर रहे हो कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो आप कम से कम 15 से 20 सेकंड बचा सकते हो इसी सवाल का आंसर देने में, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहां पर सवाल देखिए, सवाल है आपका, सवाल ये रहा कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 80 मीटर है, यदि इस पार्क के चारों ओर, देखो चारों ओर की बात कर रहे हैं, चारों ओर का मतलब अंदर नहीं होता, चारों ओर का मतलब होता है बाहर की तरफ, चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना हो तो बने रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब मैंने क्या बताया कि यदि रास्ता बाहर की तरफ होगा तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ आपका जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4x भुजा और प्लस में क्या होगा भाई, x होगा। x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 गुणा 4, भुजा कितनी है आपकी 80, तो 80 प्लस कितना 4, 4 को 4 से गुणा किया 16, 80 और 4 कितना होगा 84, 16 चौके 64, रिमाइंडर 6, 16 का 8 गुणा 64 का दुगना 128, तो 16 अट्टे 128 और 6 कितना होगा 134। जो भी आपको ऑप्शन में दिखे उसको क्लिक कर दो, आपका 1344 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये बी है ये सी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1344 मीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करो, यहां डायग्राम आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, एग्जामिनर खुद चाहता है कि बच्चा डायग्राम बनाकर जवाब दे, क्योंकि उसको तो ये पता है कि अगर एक प्रश्न में बच्चा 20 से 25 सेकंड ज्यादा खाएगा तो कहीं ना कहीं वो उसकी सिलेक्शन में रुकावट जरूर देगा। ठीक है ना, एग्जामिनर हर एक प्रश्न से कम 5 से 6 लाख बच्चों को गिराना चाहता है। एग्जामिनर जो प्रश्न देगा आपको वो ऑथेंटिक देगा, सब कुछ प्रश्न के अंदर हो सकता है कि जैसे 100 प्रश्नों में इक्के दुक्के प्रश्न में त्रुटि हो जाए, लेकिन प्रश्न जो मिलेंगे आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे भाई। ठीक है ना, अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे तो तैयारी भी आपकी अच्छे लेवल की ही होनी चाहिए। अच्छे लेवल का मतलब ये नहीं है कि अच्छी किताब से आप अध्ययन करो, अच्छे लेवल का मतलब है एडवांस तरीके आपको आने चाहिए। एडवांस तरीके मतलब गणित का चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, उसका जवाब आपको 15, 20, 30 सेकंड से ऊपर का जवाब नहीं होना चाहिए, वो होता है एडवांस तरीका। ठीक है, अगर आप x मानकर उस प्रश्न को हल करते रहोगे तो प्रश्न के अंदर 1 से 1.5 मिनट तो लगेंगे भाई। ठीक है, तो देखो अगर इसी प्रश्न में अगर वो थोड़ा घुमा कर देगा, देखो उपरोक्त प्रश्न में रास्ता बनाने का खर्च 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर यदि आप रास्ता बनाते हो तो 125 रुपए का खर्च आता है। अगर 2 वर्ग मीटर बनाओगे तो 250 रुपए का आएगा, 3 वर्ग मीटर बनाओगे तो 375 रुपए का आएगा, 4 वर्ग मीटर बनाओगे तो 500 रुपए का खर्चा आएगा। कुल मिलाकर बात यह है, अगर 1 वर्ग मीटर का खर्चा 125 रुपए है तो हमारे पास तो टोटल वर्ग मीटर कितना आया, 1344 आया है ना। इस 1344 को गुणा कर दो इससे, 125 का 4 गुना 500 की 0, रिमाइंडर 50, 125 का 4 गुना 500, 500 और 50 कितना होगा, 550 की 0, रिमाइंडर 55 होगा। 125 का 3 गुना 375,
375 और 55 कितना होगा भाई, 0 13 और 4 430 की 0 रिमाइंडर अब की बार 43 होगा। 125 से कम 125 और 43 कितना होगा भाई, 5 3 8 4 2 6 1 168 और लगा दो। 1,68,000 रुपए का टोटल खर्चा होना है। अगर 1 वर्ग मीटर का खर्चा 125 रुपए है तो 1344 वर्ग मीटर का खर्चा 1,68,000 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए, फिर खर्चा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा 20 पैसे भी दे सकता है, 30 पैसे भी दे सकता है, 100 रुपए भी दे सकता है, 80 भी दे सकता है, जो भी आपको दे बस उसको आप एरिया से गुणा करना है, क्षेत्रफल से गुणा करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो आपका पहला कंसेप्ट था कि यदि रास्ता कहां पर बना हो, बाहर की तरफ बना हो। अच्छा ये बताइए रास्ता अंदर की तरफ बना हो तो क्या हो फिर, यदि रास्ता अंदर की तरफ बना होता, यदि रास्ता अंदर की तरफ बना होता, देखिए इधर, यदि रास्ता अंदर की तरफ बना हो, यदि रास्ता अंदर की तरफ बना हो, एक डायग्राम से समझते हैं इसको भी। जैसे हमें एक वर्ग दिया है, इस वर्ग की भुजा आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे वर्ग की भुजा मैं मान लेता हूं कि यहां पर वर्ग की भुजा है 70 मीटर, 70 मीटर और इधर भी 70 मीटर, इधर भी कितना है 70 मीटर। इसके अंदर की तरफ मुझे एक रास्ता बनाना है, मैं 5 मीटर का रास्ता बना देता हूं। इसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए। ये जो रास्ता बना है ना, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है भाई, मतलब चारों तरफ से इक्वल है, ये चारों तरफ से क्या है, इक्वल है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तो इस रास्ते का केवल क्षेत्रफल बताना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताइए आप। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का बेसिक कंसेप्ट तो वही है कि सर यहां पर भी 2 वर्ग बन चुके हैं, एक तो ऊपर की तरफ वर्ग है, एक अंदर की तरफ वर्ग है, तो 2 वर्ग हो गए, एक बड़ा हो गया, एक क्या हो गया, छोटा हो गया। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को क्या कर देना है, घटा देना है। मतलब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और उसमें से किसको घटा देना है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वर्ग का क्षेत्रफल चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होगा, इसका भी भुजा स्क्वायर होगा। तो दोनों की भुजा सेम तो हो नहीं सकती, इसको a1 मान लो, इसको क्या मान लीजिए, a2 मान लीजिए। a1 की वैल्यू कितनी है सर, ऊपर वाला बड़ा वर्ग है तो ऊपर वाले की भुजा तो कितनी है, 70 है, तो 70 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले की भुजा कितनी होगी, 70 में से 5 घटाकर 65 मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। 5 कम नहीं करना, 5 मीटर तो चौड़ा रास्ता है। अरे रास्ता इधर से भी 5 मीटर है और इधर से भी 5 मीटर है, ये पूरी लाइन टोटल 70 की है। 70 में से 5 गया 65 और 65 में से ये 5 गया तो ये कितना बचा, 60। ऐसे इधर होगा, ये पूरी लाइन ऊपर वाली जो बड़ी वाली लाइन है ये 70 की है, 70 में से 5 गया 65 और 65 में से 5 गया तो ये भी 60 का। तो छोटे वर्ग की भुजा निकलकर कितनी आ गई भाई, 60 आ गई। तो 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर 4900, 60 का स्क्वायर 3600, घटा दो 49 में से 36 जाएगा तो 13 बचेगा, मतलब 1300 मीटर है। तो आंसर भी आपका मीटर स्क्वायर में ही आना है, आंसर भी किस में आना है, मीटर स्क्वायर में ही आना है। अच्छा एक बात बताइए, यदि रास्ता बाहर की तरफ था तो हमने उसका एक शॉर्ट मेथड पढ़ा, जुगाड़ पढ़ा, लेकिन क्या रास्ता अंदर की तरफ है तो इस वाले प्रश्न का जवाब भी हम 2 लाइन में दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन करना क्या है आपको, यदि रास्ता अंदर की तरफ बना हो तो उसके लिए क्या यूज करना है, फॉर्मूला चेंज मत करना। आपका फॉर्मूला 4x भुजा प्लस x था, भुजा प्लस में क्या था, x था, लेकिन ध्यान रखना प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है। यदि रास्ता बाहर की तरफ है तो चिन्ह आएगा प्लस का, यदि रास्ता अंदर की तरफ है तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। तो यहां प्लस x की जगह पर केवल आपको माइनस x यूज करना है, बाकी सेम टू सेम रहेगा फॉर्मूला। x का मतलब क्या है, मार्ग की चौड़ाई। तो मार्ग कितना चौड़ा था भाई, 5, तो 4 को किससे गुणा कर देना है, 5 से। भुजा कितनी थी मेरे पास, मेन प्रश्न में भुजा कितनी थी, 70,
70 में से भी कितना कम कर देना है, 5 कम कर देना है। तो 4 को 5 से गुणा किया 20, 70 में से 5 गया तो कितना 65, और 65 को 20 गुणा जो होगा वो कितना होगा 1300 ही होगा। आंसर 1300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 1300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एग्जामिनर आपको छोटे मोटे सवाल नहीं देगा, क्योंकि अगर कोई टॉपिक दे रखा है तो उस टॉपिक में जो शानदार कंसेप्ट होते हैं ना, उन्हीं के सवाल बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल बता दो, दुनिया ही बता देगी भाई 20 गुणा 20 करना होगा 400 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। यदि वर्ग का टॉपिक है तो तीनों रास्तों का आपको एरिया निकालना आना चाहिए। रास्ता बाहर की तरफ हो, रास्ता अंदर की तरफ हो, रास्ता बीचों बीच में हो। मैंने आपको दो कंसेप्ट बता दिए हैं। यदि रास्ता बाहर की तरफ होगा तो यहां प्लस आएगा, यदि रास्ता अंदर की तरफ होगा तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा, रास्ता अंदर की तरफ का कोई क्वेश्चन आ रखा है क्या, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर अंदर की तरफ रास्ता बना हो, अंदर की तरफ रास्ता बना हो तो उसका भी सवाल है क्या। देखिए इधर, ये रहा एक सवाल। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा कितनी है भाई, 40 मीटर है। यदि इसके अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो रास्ते का कुल एरिया निकालना है। अब रास्ते का एरिया निकालना है तो 4x, भुजा प्लस x आएगा या माइनस आएगा, सर माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि रास्ता अंदर की तरफ बना है। अब की बार x का मतलब क्या है, सर मार्ग की चौड़ाई। मार्ग कितना चौड़ा है 5, तो 4 गुणा 5। भुजा कितनी दे रखी है 40, तो 40 में से भी कितना कम करना है, 5 कम करना है। 5 का 4 गुणा 20, और 40 में से 5 गया तो कितना 35। 35 का जो 20 गुना होगा वो कितना होगा भाई 700। अगर मीटर में इकाई है तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखो 700 कौन सा है, 700 ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी है। ये तो मैं पूरी डिटेल लिख रहा हूं इसलिए 3 लाइन का आ रहा है आंसर, वरना आप देखो डायरेक्ट 4 गुणा 5 लिखने की आपको क्या जरूरत है। वहां पर 4 गुणा 5 आप सभी को पता है कि 4 गुणा 5 20 होता है। 40 में से 5 घटाए 35, तो 35 को 20 से गुणा करो, आंसर निकाल लो। अच्छा, यहां पर भी आपको सवाल थोड़ा सा चेंज करके दे कि यदि प्रति वर्ग मीटर रास्ता बनाने का खर्चा 80 रुपया हो, कितने रुपया हो, 80 रुपया हो, तो कुल खर्चा कितने का होगा। तो साहब इस 700 को 80 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 56,000 रुपए। ठीक है ना, तो ये टोटल आप खर्चा भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको दो कंसेप्ट बता दिए हैं कि यदि रास्ता बाहर की तरफ हो तो एरिया कैसे निकालना है, यदि रास्ता अंदर की तरफ हो तो एरिया कैसे निकालना है। अब तीसरे कंसेप्ट की हम बात करते हैं कि यदि रास्ता बीच में बना हो या रास्ता बीचों बीच बना हो। रास्ता बीचों बीच बना हो। अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बीचों बीच का मतलब क्या होता है, देखो इधर एक आपका वर्गाकार पार्क मान लीजिए, ठीक है, जिसमें आप टहलते हो। इसकी भुजा मैं दे रहा हूं आपको जैसे 80 मीटर मान लो, तो चारों भुजा कितने की होंगी भाई, 80 मीटर की होंगी। अब इसके बीचों बीच में 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं, 5 मीटर। 5 छोड़ो, आप 4 मीटर बना लो। 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना चाहता हूं, तो 4 मीटर का मतलब यह है कि लंबाई के अनुदिश भी 4 मीटर चौड़ा रास्ता होगा और चौड़ाई के अनुदिश भी 4 मीटर चौड़ा रास्ता होगा। हमें इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ये जितना भी रास्ता बन गया उस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो मैंने लाइन खींची है व्हाइट कलर से, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दिमाग में क्या रहा होगा, सर यहां पर भी वर्ग अलग अलग बन रहे हैं। एक वर्ग तो ये बड़ा वाला बन रहा है, अंदर 1 2 3 4, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ये चारों भी तो वर्ग ही दिख रहे हैं ना आपको। तो बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों के क्षेत्रफल को मैं बाहर निकाल दूं तो केवल रास्ते का ही तो बचेगा ना। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा भाई, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। लेकिन छोटे वर्ग कितने होंगे, 1 होंगे या 4 होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे भाई, 4। 4 छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आपको बाहर निकालना है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होगा भाई, भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है 80, तो 80 का स्क्वायर कर दिया।
-4 छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या इन चारों क्षेत्र जो चारों वर्ग हैं इनकी भुजा बराबर होगी? बिल्कुल बराबर होगी। तो वो भुजा आपको निकालनी है, भुजा कितनी होगी, कैसे निकालना है? ये वाली जो लाइन है ना, ये कितने मीटर की है? 4 मीटर की। टोटल कितने की है? 80 की। 80 में से 4 गया, 80 में से 4 गया तो मेरे पास कितना बचेगा? 76। 76 का आधा तो इधर रह गया, आधा इधर, तो 76 का आधा कितना होगा भाई? 38। तो इधर भी क्या रह गया? 38। 38 और 38 76, 76 और 4 मीटर का रास्ता हो गया। 76 और 4 कितना हो गया? 80। ऐसे इधर काम करना है। ये वाला रास्ता कितने का है? 4 का। 80 में से 4 गया 76, तो इधर 38 का हो गया और इधर भी कितने का हो गया? 38 का। तो इस चारों वर्ग जितने भी हैं उन सबकी जो भुजा होगी वो 38 मीटर होगी। तो 4 गुणा 38 का क्या कर देना है? स्क्वायर। 80 का स्क्वायर मुझे पता है 6400 होगा, माइनस 4 गुणा 38 का स्क्वायर नहीं पता। 38 में देखो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 8 को 3 से गुणा किया 24, 24 का डबल कितना होगा? 48। एक अंक छोड़ो 48 रखो। 4 8 और 6 14, एक बचेगा 9 4 13 और 1 14, 1444 हो गया। तो 4 गुणा में कितना करना है? 1444। गुणा कर दो इनको। 6400 माइनस 4 चौके 16, रिमाइंडर 1, 4 चौके 16 और 1 17, फिर रिमाइंडर 1, 4 चौके 16 और 1 17, फिर रिमाइंडर 1, 4 एकम 4 और 1 कितना? 5। तो इन 4 छोटे वर्ग है ना, इनका क्षेत्रफल टोटल आया 5776। 5776। 6400 में से इसको घटाना है तो 6400 में से 5776 घटा दो। देखो डायरेक्ट घटाना चाहो तो 24 तो एक हो गया, 24 के बाद में 5800 और कितना हो गया? 600। हाँ 624 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 624। तो ये 624 आंसर किस में आएगा? मीटर में या मीटर स्क्वायर में? मीटर स्क्वायर में आ गया। किस में आ गया भाई? मीटर स्क्वायर में। 6400 में से 5776 घटाओगे तो 624 मीटर स्क्वायर आपके रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। और कौन से रास्ते का? इस वाले रास्ते का, पूरे का। इस वाले पूरे रास्ते का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा, जो बीचों बीच में रास्ता बना है उसका। ठीक है, तो ये तीसरा कंसेप्ट था हमारा। बाहर की तरफ रास्ता हो प्लस का चिन्ह, अंदर की तरफ रास्ता हो माइनस का चिन्ह। सर बीचों बीच में रास्ता बन जाए उसके लिए क्या करेंगे? बीचों बीच में रास्ता बन जाए उसके लिए आप क्या जुगाड़ लगाओगे? जुगाड़ हम चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना भाई। फॉर्मूला क्या था आपका? 4x भुजा प्लस में क्या था? x। या तो प्लस में आएगा या फिर क्या आएगा? माइनस में आएगा। अब इसको कैसे यूज करना है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आप इस 4 को हटा दो। यदि रास्ता बीचों बीच में है तो इस 4 को हटा दो। ये जो भुजा है इसको दुगना कर दो। अब एक बात बताओ, रास्ता बीचों बीच में बन रहा है तो अंदर की तरफ बन रहा है या बाहर की तरफ बन रहा है? अंदर की तरफ बन रहा है। जब अंदर की तरफ बनेगा तो प्लस आएगा या माइनस आएगा? सर माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहां माइनस। मतलब आपका फॉर्मूला हो जाएगा x 2 गुणा भुजा और प्लस आएगा या माइनस? माइनस में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। x का मतलब क्या है? मार्ग की चौड़ाई। मार्ग की चौड़ाई कितनी है भाई? इसमें मार्ग की चौड़ाई थी 4। भुजा कितनी थी? भुजा थी हमारी 80। 80 का डबल कितना? 160 और माइनस मार्ग कितना था? 4। 160 में से 4 गया तो कितना बचेगा भाई? 156। गुणा करो, 4 छिगे 24, रिमाइंडर कितना होगा? 2। 4 पंजो 20 और 2 22, रिमाइंडर कितना? 2। 4 एकम 4 और 2 कितना? 6। आंसर आ गया हमारा 624 मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया 624 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? बस ये 3 कंसेप्ट याद कर लो, वर्ग में आपका सवाल गलत नहीं होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो सवाल आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल का नहीं आएगा, रास्ता बनाने का टोटल खर्चा आएगा। आपको इस सवाल में मैं ये कह दूं कि यदि रास्ता बनाने में प्रति वर्ग मीटर 90 रुपया खर्च होता हो तो आप इस 624 को 90 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? 3 कंसेप्ट मैंने बताए, तीनों को मैं हल्का हल्का रिपीट कर रहा हूं। पहला बताया कि यदि रास्ता बाहर हो, यदि रास्ता कहां पर हो? बाहर,
यदि रास्ता बाहर हो। दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि यदि रास्ता अंदर की तरफ हो, यदि रास्ता अंदर की तरफ हो। और तीसरा मैंने आपको बताया कि यदि रास्ता बीचों बीच हो, यदि रास्ता बीचों बीच या बीच में हो, बीचों बीच हो। तो तीनों के कंसेप्ट क्या है भाई? सबसे पहले वाले के लिए तो यूज करना है 4x, भुजा बाहर की तरफ है तो प्लस का x। दूसरे वाले के लिए 4x, भुजा अंदर की तरफ है तो माइनस का x। और यदि रास्ता बीचों बीच में हो तो इस 4 को खा जाओ, हटा दो इसको, तो x, भुजा जो बचेगी उसको 2 से गुणा कर दो तो 2 गुणा भुजा। अब ये बीच में रास्ता बनेगा तो अंदर ही तो बनेगा ना वर्ग के, तो अंदर बनेगा तो चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। x का मतलब क्या होता है? मार्ग की चौड़ाई। x का मतलब क्या होता है भाई? मार्ग की चौड़ाई होगा। बस ये 3 कंसेप्ट याद कर लेना वर्ग में। ये 3 कंसेप्ट आपको बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। चाहे एग्जाम राजस्थान लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, या कोई आपकी सेंटर लेवल की हो, क्योंकि सेंटर में तो मेंसुरेशन हर एक एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है ना। राजस्थान में भी बहुत सारी एग्जाम में आता है, पटवार, वीडियो, रीट हो गया, रीट लेवल 1 हो गया, रीट लेवल 2 हो गया, और वीडियो के अंदर हो गया, 4th ग्रेड के अंदर हो गया, आपके पशु परिचर की एग्जाम हो गई। बहुत सारी वैकेंसियों के अंदर आपके मेंसुरेशन आता है, ठीक है ना। ठीक है, 3 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। वर्ग में और क्या क्या बातें हैं जो हमें पढ़नी है? वर्ग में क्या पढ़ना है आपको? जैसे एक प्रश्न से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा कंसेप्ट क्लियर करना है। अजय ने 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक की लगातार भुजाओं के वर्ग बनाए, तो बने सभी वर्गों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? अजय ने 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक की लगातार भुजाओं के वर्ग बनाए, इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझना। अजय ने 1 सेंटीमीटर मतलब एक अजय नाम का लड़का है, उसने सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया, उसके बाद 2 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया, उसके बाद 3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया। ऐसे वो कितने सेंटीमीटर तक उसने लास्ट में बनाया? 15 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया, लगातार भुजाओं के वर्ग बनाए। तो आपसे यह पूछा गया है कि इन सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा? और हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा का स्क्वायर। तो इसकी भुजा 1 है तो A1 का स्क्वायर, ये A2 का स्क्वायर, ऐसे A3 का स्क्वायर, तो लास्ट वाले का कितना हो जाएगा? A15 का स्क्वायर। इन सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का हमें क्या निकालना है भाई? योग निकालना है। यहां एक ही जगह पर क्या रखोगे? 1 तो 1 का स्क्वायर, आगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। ये तो छोटा सा प्रश्न है। मान लो एग्जामिनर ने 40 सेंटीमीटर तक दे दिया तो फेफड़े खराब है, फिर तो एग्जाम में सांस ही नहीं आएगा। ऊपर या तो आप पंखे की तरफ देखोगे, या पट्टी लगी है तो पट्टियों की तरफ, वरना आरसीसी की तरफ देखोगे, या फिर हो सकता है कि आसपास कहीं नजर घुमा लो, ठीक है ना। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है भाई, ठीक है ना। आपको जवाब देना है तो पहले तो मैं बेसिक से ही आपको समझा रहा हूं कि अगर 1 के स्क्वायर से लेकर 15 तक के स्क्वायर की सभी संख्याओं को यदि आप योग करो तो 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर तो सभी को आते होंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का कितना होगा? 100, 11 का 121, 12 का 144, 169, 196 और 15 का कितना होगा? 225 होगा। इन सबको जोड़ना सबसे बड़ी महाभारत है, क्योंकि जोड़ते हुए कहीं ना कहीं अगर एक हासिल भी गायब हो गई ना तो पूरा आंसर ही गायब हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अब एक बार हम ऐड कर लेते, देखते। देखो 1 और 9 कितना हो गया? 10, 4 और 16 कितना हो गया? 20, तो ये टोटल हो गया आपका 30। आगे प्लस 36 और 64 कितना होता है? 100, तो प्लस का 100, प्लस 81 है इधर 81, इधर 49, 81 और 49 कितना होगा? 130। आगे प्लस
इधर कौन बचा 100, तो 100 मैं बड़ी बड़ी संख्या बना देता हूं इनको, है ना। इधर कौन बचा 121, 121 और 169, क्योंकि इसको एक चाहिए, एक चाहिएगा तो 170 हो जाएगा, 170 और ये कितना हो जाएगा 290, 290 प्लस इन दोनों को भी हटा दो, ठीक है। 196 और 225, तो 225 और 25 कितना होगा भाई 250, और प्लस में एक और बच गया, कौन बच गया 196 बच गया, 196 को अलग लिख लो। अब वापस ऐड करो 100, 200, 300, 300 और 200, 500, 500 और 200, 700, 700 और 100 कितना हो गया 800। 800 तो बड़ी बड़ी संख्या होगी, 30 और 30 60, 60 और 90 150, 150 और 50 कितना हो गया 200, और प्लस में कितना हो गया 96। 800, 200, 1000, 1000 और 96 कितना होगा 1096 हो गया। 1000 कितना हो गया 96। क्या ऑप्शन में 1096 था क्या? नहीं, मतलब हमने कहीं ना कहीं जोड़ में गलती कर दी भाई, जोड़ में कहीं ना कहीं हमने गलती करी है। 1 9 10 16 और 4 20, ये हो गया 30। ये चार संख्या हटा दो, ये चार संख्या हटा दो। 36 और 64 ये हो गया आपका 100, इसको भी हटा दो। 81, 81 और 49 कितना हो गया 130 हो गया, इन दोनों को भी हटा दो। ये कौन हो गया 100, इसको भी रहने दो। 121 ये कितना हो गया भाई 170, 170 और 120 कितना होगा 170 और 120 होगा 290, 290 भी आ गया। 144 रह गया भाई, 144 हमने ऐड नहीं किया। अच्छा 225 और 25 कितना हो गया 250, इन दोनों को एक साथ ऐड करो, 4 इसको दोगे 200, 200 300, 340, ये लास्ट में 340 आना था। मतलब मैं अगर इसके अंदर 144 और ऐड कर दूं, 6 और 4 10, रिमाइंडर 1, 9 और 4 13 और 1 14, रिमाइंडर 1, 1 और 1 कितना 2 और 1, 1240 आंसर आ जाएगा। 1240 ऑप्शन में है, 1240 ऑप्शन में है। लेकिन अगर 1240 आंसर आपको देना है तो यह तरीका आप यूज मत करना, क्योंकि जैसे मैंने एक संख्या को छोड़ दिया वैसे आप भी संख्या को छोड़ सकते हो, पूरी की पूरी संख्या ही खा जाओ क्या पता, ठीक है ना। तो ऐसा काम हमें एग्जाम में नहीं करना। मैं इसका डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर कैसे देना है। यदि वर्ग संख्याओं का यदि आपसे क्या पूछा जाए योग, तो उसके लिए कंसेप्ट याद रखना, n गुणा n प्लस 1, 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, ये फिक्स है भाई, इसको याद रख लेना। यहां n का जो मतलब होगा वो n का मतलब होगा अंतिम पद। कौन सा पद होगा भाई अंतिम पद। जहां पर आपको अंतिम पद दिखाई दे वो अंतिम पद n की जगह रख दीजिए। अजय ने 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बनाए हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी 15। 15 उठा के यहां रख दो 15, 15 और 1 कितना होगा 16, 15 दूनी 30 और 1 कितना होगा 31, और बटे में कौन है 6। उड़ाओ इसको, 3 से 2 बार, 3 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 8 बार, 8 को 5 से गुणा किया 40, 40 को किससे गुणा 31 से, लास्ट में 0 आनी है। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, आंसर हमारा 1240 आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि वर्ग संख्याओं का यदि आपसे योग पूछा जाए तो फॉर्मूला होगा n गुणा n प्लस 1, 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई फिक्स कितना होगा 6 होगा। इस कंसेप्ट को याद कर लो, आप वर्ग संख्याओं में, लगातार वर्ग संख्याओं में कहीं पे भी आप नहीं फंसने वाले, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल मैं दूं आपको, ये हटा रहा हूं, इसकी जरूरत आपको है नहीं, ठीक है ना। वही मान लो कि एक अजय नाम का लड़का है, अजय नाम के लड़के ने 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे लास्ट में 25 सेंटीमीटर तक की लगातार भुजाओं के वर्ग बनाए। तो इन सभी की वैल्यू आपको निकालनी है कि इन सभी का मान कितना होगा। तो आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर थोड़ी निकालोगे। मान लो कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको आते भी हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि अब भाई उन सबको आप जोड़ने के लिए एग्जाम में बैठ जाओगे। अरे भाई कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो ही जाएगी कैलकुलेशन में, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो पूरे साल भर का प्रेशर आपको 3 घंटे के अंदर पता लग जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना, जितना हो सके उतना शॉर्ट तरीका आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए इधर फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, n गुणा n प्लस 1, 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या होगा 6 होगा। यहां ये बताइए n का मतलब क्या होगा अंतिम पद। तो क्या अंतिम पद में 25 रखूं या 25 का स्क्वायर रखूं,
स्क्वायर तो हमें करना ही नहीं है, एन की वैल्यू ही आपको 25 रखनी है, 25 रख दो, एन की वैल्यू 25 रखोगे तो 25, 25 और एक कितना होगा 26, 25 का दुगना 50 और एक कितना होगा 51, और बटे में कौन 6, उड़ा दो इसको, 3 से काटा 2 बार, 3 से कट गया ये 17 बार, और 2 से ये कितनी बार कट गया 13 बार। 25 को फ्री रहने दो, क्योंकि 25 को किसी संख्या से गुणा करना इजी है, आप इन दोनों को गुणा कर लो, 17 तिया 51, रिमाइंडर होगा 5, 17 एकम 17 और 5 कितना हो गया 22। अब इसको आप 25 से गुणा कर दो, 25 एकम 25, 2 बचेगा, 25 दूनी 50 और 2 52, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 50 और 5 कितना हो गया 55। आंसर हो गया आपका 5525। लेकिन एक कंडीशन है भाई, कंडीशन क्या है कि ये फॉर्मूला तब ही काम करेगा जब संख्याएं एक से क्या होंगी, लगातार होंगी, एक से क्या होनी चाहिए लगातार। अगर एक से लगातार नहीं है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। साहब ये क्या बात हुई, आपने तो अभी थोड़ी देर पहले तो राजी किया था कि 2 लाइन में आंसर निकाल सकते हो, और अगली बात में आपने नाराज कर दिया कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब संख्या एक से लगातार हो। मान लो कि अगर एक से लगातार ना हुई तो फिर तो हम प्रश्न छोड़कर आए, इसका मतलब नहीं, छोड़ के नहीं आना है आपको, प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। अगर एक से लगातार ना भी हो संख्या तो हम जबरदस्ती इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ध्यान से समझना, क्या करना पड़ेगा ध्यान से समझना, क्या करना पड़ेगा ध्यान से समझो। देखो इधर, जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, बस केवल इनका यदि आपसे योग निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, बेसिक से समझना, इस पूरी बातें समझना। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, 12 का 144। सर इनका योग करना है, कर देंगे। देखो इधर 36 64 कितना 100, 16 4 कितना 20, और ये दोनों कितना 244। फिर से ऐड करो 344, और 20 कितना हो जाएगा 344 और 20 हो जाएगा 364। आंसर कितना है 364। अब ये 364 अपने वाले तरीके से लाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो छोटा सा प्रश्न था। अगर एग्जामिनर ऐसे डॉट डॉट करके आपको लास्ट में 80 का स्क्वायर दे देता ना, तो अब इस प्रश्न को इस तरीके से हल कर पाना पॉसिबल नहीं है एग्जाम में। वैसे तो हम कर लेंगे कि हमें कोई 10-15 मिनट का टाइम दे दे तो इस प्रश्न का जवाब हम दे देंगे, लेकिन एग्जाम में आप इस प्रश्न को इस तरीके से आप हल नहीं कर सकते जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। करना क्या है आपको, देखो इधर केवल इतना सा समझा रहा हूं मैं आपको, फिर बड़े प्रश्नों का तो आप खुद ही निचोड़ निकाल दोगे। देखो जब मैंने यहां पर 4, 16, 36, 64, 100 और 144 निकाला, तो क्या आप मुझे इन सब में कॉमन बता सकते हो, कॉमन क्या रहा है। कॉमन का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग सब में जा रहा हो, तो 4 से बड़ा तो हम ले ही नहीं सकते, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी 4 ही होगी। 4 का भाग 4 में 1 बार, इसमें 4 बार, इसमें 9 बार, इसमें 16 बार, इसमें 25 बार, और अगले वाले में 4 तिया 12 और 4 छिके 24 बार। गया या नहीं गया, बिल्कुल। अंदर ब्रैकेट वाली संख्याओं को गौर से देखना, क्या 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, इसे 4 का स्क्वायर, इसे 5 का स्क्वायर और इसे 6 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और बाहर 4 है, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मुझे ये बताइए, क्या इस ब्रैकेट में संख्याएं जो है वो 1 से लगातार है क्या, सर बिल्कुल 1 से लगातार है। और अगर 1 से लगातार है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन से वाला, n गुणा n+1, 2n+1 और डिवाइड बाई कितना 6 वाला। n की वैल्यू कौन होगी 6 होगी, 6 उठा दीजिए, 6 और 1 कितना 7, 6 दूनी 12 और 1 कितना 13, और डिवाइड बाई कितना है 6 है। क्या इससे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 1 से लेकर 6 तक की लगातार संख्याओं का योग है, जबकि मुझे चाहिए तो इनका योग चाहिए ना। तो कॉमन कौन आया था,
2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब कौन है 4, तो 4 साथ में चलेगा भाई। अब काट दो, 6 से 6 काट दिया, 13 7 91, 91 को किससे गुणा कर दो 4 से, तो 4 एकम 4, 4 9 36, आंसर सेम टू सेम आ गया 364 364 364 364, आंसर क्या आ गया सेम आ गया। ठीक है ना। अब क्या बात आपको इसमें से क्या बात निकालनी है, इस मतलब इस कंसेप्ट का जो पूरा निचोड़ है ना, वो निचोड़ क्या है वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर जो आपको संख्याएं दी वो किसका टेबल दे रखा है आपको, 2 का पाड़ा दे रखा है, 2 4 6 8 10 12। जिस संख्या का टेबल चल रहा होगा वो ही संख्या कॉमन आएगी। अगर 2 का पाड़ा है तो 2 कॉमन आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कॉमन आएगा, अंदर वाली संख्या ऑटोमेटिक 1 से चालू हो जाएगी तो उसका भी स्क्वायर, 1 का 2 का, ऐसे लास्ट में नंबर क्या आएगा, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलूं कि 12 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा हम 6 बार बोलेंगे तो लास्ट में 6 का स्क्वायर। इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और उसको हम किससे गुणा कर देंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 से गुणा कर देंगे। बात समझ भाई। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से दोबारा समझते हैं। दूसरा क्या है, ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और लास्ट में आपको दिया है 33 का स्क्वायर, कि कोई अजय नाम का लड़का था, उसने 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर ऐसे भुजाओं के वर्ग बनाए हैं, ऐसे भुजाओं के क्या बनाए, वर्ग बनाए हैं। निकालो देखिए एक बार इसका आंसर क्या होगा। तीन का टेबल चल रहा है तो 3 कॉमन आएगा या 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, सर 3 का टेबल है तो 3 तो कॉमन आएगा ही आएगा, साथ में 3 का स्क्वायर भी कॉमन आएगा। अंदर वाली संख्या ऑटोमेटिक कहां से स्टार्ट होंगी, 1 से, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा होगा, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला जाए कि 33 आ जाए, तो साहब 11 बार बोला जाएगा तो लास्ट में 11 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या इस अंदर वाली संख्याओं के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा, n गुणा n प्लस 1 होगा, 2n प्लस 1 होगा और बट्टे में कौन होगा 6। क्या इससे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर गुणा में 3 का स्क्वायर और है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 को लिखो, n की वैल्यू कौन है 11, 11 लिखो, 11 और 1 कितना 12, 11 दूनी 22 और 1 कितना 23 और बटे में कौन आएगा 6। काटा पीटी कर देना, इससे आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर, काट देना। 6 से काटा 2 बार, 9 दूनी तो कितना होगा भाई 18, 11 को 23 से गुणा कर लो, 11 तिया 33, रिमाइंडर होगा 3, 11 दूनी 22 और 3 कितना होगा 25। अब गुणा कर दो, 18 तिया 54, रिमाइंडर 5, 18 पंजो 90 और 5 95, 9 बचेगा, 18 दूनी 36 और 9 कितना होगा 45। आंसर आएगा 4554। किसी भी संख्या का टेबल हो, अगर मैं आपको यह कहूं 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, लास्ट में दे दिया जाए आपको 72 का स्क्वायर, तो यहां कॉमन कौन आएगा 6 आएगा या 6 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है ना। अंदर वाली संख्या ऑटोमेटिक कहां से चल जाएगी, 1 से चल जाएगी। अगर प्रश्न ही आपको 1 से लगातार दे रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में n की वैल्यू रख देना। ठीक है ना, क्लियर है कंसेप्ट। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात इसमें एक लास्ट और ध्यान रखनी है, अगर आपको ओड नंबर दे दिए जाए, विषम संख्या दे दी जाए, केवल और केवल विषम संख्या दे दी जाए,
विषम संख्या मतलब अगर कोई लड़का 1 सेंटीमीटर का वर्ग बनाए, उसके बाद 3 का बनाए, 5 का बनाए, 7 का बनाए, 9 का बनाए और 11 का बनाए, इसमें देखो 2, 4, 6, 8, 10 नहीं है। अगर केवल ओड नंबर आपको दे रखा हो तो क्या इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? सब आपने तो कहा था 1 से चालू होनी चाहिए। अरे 1 से तो चालू है लेकिन आगे लगातार है क्या? लगातार नहीं है भाई, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्या होगा फिर? देखो इधर बेसिक से इसको देखो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81 और 11 का 121। इन सब का योग करने पे क्या आ रहा है देखिए, देखो इधर 49 और 1 कितना होगा? 50, आगे प्लस 9 इसको दे दीजिए, ये हो जाएगा 90, आगे प्लस 25 इसको दोगे तो ये हो जाएगा 146, ऐड करोगे तो 140 और 146 कितना होगा भाई? 286 होगा। कितना होगा? 286 हो जाएगा। कितना आंसर आया इसका? 286। अच्छा ये 286 है, चलो सर ये तो 5-6 संख्याएं थी, इसका तो हमने आंसर निकाल लिया। अगर ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट में आपको 37 का स्क्वायर दे दिया जाए, सर 37 का स्क्वायर निकालना नहीं आता, 35 का भी निकालना पड़ेगा, 33 का भी, 31 का भी, 29 का भी, जितनी भी विषम संख्याएं हैं सबका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना आपको एग्जाम में। एग्जाम में डायरेक्ट जवाब कैसे देना है ध्यान से सुनना। अगर आपको विषम संख्याओं का योग निकालने की नौबत आ जाए तो करना क्या है? इसमें फॉर्मूला तो लग नहीं सकता क्योंकि इसमें कॉमन 1 आ रहा है, 1 को हम कॉमन मानने तो माने नहीं भी ना, 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा इसमें? आप ये बताइए लास्ट नंबर कौन है? 11, तो 11 के आगे कौन आएगा? 12, और 12 के आगे कौन आएगा? 13। मतलब आपको 3 नंबर लेने हैं, एक तो लास्ट वाला नंबर खुद, लास्ट वाले के आगे वाला और उसके आगे वाला। ये बताइए वर्ग संख्याओं में आप कितने का भाग दे रहे थे? सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि वर्ग संख्याओं वाले प्रश्नों में हम कितने का भाग दे रहे थे? 6 का। तो यहां पर भी आपको 6 का ही भाग देना है। 6 से उड़ा दिया कितनी बार? 2 बार। 11 को 2 से गुणा किया 22, और 22 को किससे गुणा करना है? 13 से। तो 13 का डबल 26 का 2, रिमाइंडर 2, 13 दूनी 26 और 2 कितना हो गया? 28। आंसर आ गया 286। आंसर कौन आ गया? 286। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको प्रश्न दूं कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और लास्ट में नंबर आपको दे दिया जाए 17 का स्क्वायर, इन सभी का यदि आपको योग निकालने की नौबत आ जाए तो पहले तो आप ये चेक कर लेना कि ये संख्या 1 से लगातार है क्या? 1 से लगातार नहीं है, सारे के सारे ओड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं। तो करना क्या है? लास्ट वाला नंबर उठाना है 17, 17 के आगे 18, 18 के आगे 19 और कितने का भाग चिपका देना? 6 का। 6 से उड़ा दो 3 बार, 49 का 3 गुना 19 का 3 गुना कितना होगा भाई? 19 दूनी 38, 57। 57 को किससे गुणा कर दो? 17 से। 17 का पढ़ा 7 बार, 17 से 102, 17 सत्ते 119 का 9, रिमाइंडर 11, 85, 85 और 11 कितना हो जाएगा? 96। आंसर आ जाएगा 969। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 969। तो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, कौन कौन सी? मैं उन तीनों प्रश्नों को एक साथ लिख देता हूं कि अगर कोई भी लड़के का नाम आपको दे दिया जाए और ये कहा जाए कि फलाने लड़के ने या फलाने आदमी ने इतने सेंटीमीटर की भुजाओं के वर्ग बनाए, तो बने सभी वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल कि यदि 1 से लगातार संख्याएं हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके लास्ट में 30 का स्क्वायर। दूसरा सवाल, अगर कोई आपको टेबल दे दिया जाए जैसे 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, लास्ट में दे दिया जाए 48 का स्क्वायर। और तीसरा सवाल, यदि ओड नंबर दे दिया जाए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे लास्ट में नंबर है आपके पास 23 का स्क्वायर। तो इन तीनों सवालों के जवाब आपको देने हैं, बिल्कुल कम समय में जवाब देने हैं। तो इन दोनों के लिए तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना, n गुणा n+1
2n+1 और डिवाइड बाई क्या होगा 6 होगा। n की वैल्यू यहां कितनी है 30, तो 30 और 1 31, 30 का दुगना 60 और 1 61 और बटे में कितना होगा 6। इसका आंसर तो ये होगा। लेकिन किसी संख्या का टेबल चल रहा हो तो उसमें n की वैल्यू ये मत रख देना, पहले कॉमन लेना पड़ेगा आपको। क्या कॉमन लोगे, 4 आएगा या 4 का स्क्वायर, सर 4 का स्क्वायर। अंदर वाली संख्या ऑटोमेटिक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लास्ट में नंबर क्या आएगा 4 का पहाड़ा। कितनी बार बोलूं कि 48 आए, सर 12 बार। तो इसमें n की वैल्यू कौन है 12, तो 12 रखोगे आप। 12 12 और 1 13, 12 दूनी 24 और 1 25 बटे में 6। लेकिन गुणा में कौन चल रहा है 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 से गुणा और कर देना, आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल, यदि ओड नंबर दे रखे हो तो लास्ट का नंबर उठाना है 23, 23 के आगे 24, उसके आगे 25 और कितने का भाग देना है 6 का, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, इन तीनों सवालों में से ही मिलेगा अगर आपको सवाल आया तो। ठीक है ना, अब इसके हम प्रश्नों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको सवाल दिया था ये वाला, इसके पहले वाला तो हो गया था ना, हाँ। जैसे मान लो कि ये सवाल है कि मोहन ने 1 सेंटीमीटर, 1 के बाद देखो कितने का आ गया 3 का, लास्ट में कितने का 19। अरे भाई 1 के बाद 3 आ रहा है मतलब विषम संख्या आ रही है, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे लास्ट में कौन आया भाई 17 और कौन आया 19। तो विषम संख्याओं का यदि आपको योग निकालना हो, वर्गों का योग निकालना हो, स्क्वायर 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 सबका स्क्वायर है, तो लास्ट नंबर कौन होगा 19। 19 के आगे 20 के आगे 21, कितने का भाग 6 का, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार और 2 से कितनी बार कटा भाई 10। 19 का 7 गुना, 19 का 7 गुना 7 9 63, रिमाइंडर 6, 7 और 6 13 और 10 से गुणा करोगे तो आगे 0, आंसर आ जाएगा 1330। ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, 1330 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और भी देखो वर्ग में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एक वर्गाकार कमरा जिसकी भुजा की लंबाई 12 मीटर है, 12 मीटर, एक वर्गाकार आपका कमरा है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है भाई 12 मीटर है। इस कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो वो आपका विकर्ण ही तो होगा ना। अरे विकर्ण का मान निकालना है तो मैंने आपको तो विकर्ण का फॉर्मूला ही बता रखा है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है भाई √2 गुणा में भुजा। तो भुजा का मान आपको 12 दे दिया, तो √2 को जब 12 से गुणा करोगे तो 12 रूट क्या आ जाएगा 2। अब देखो आपको विकर्ण का मान पूछा है, मीटर में दे रखा है तो मीटर में करना, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में, यहां मीटर दे रखा है तो आंसर भी किस में आएगा मीटर में। ये सारे जवाब किस में है भाई मीटर में। ठीक है, तो 12√2 आपके सवाल का क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसे सवाल तो आप खुद ही कर दोगे भाई। ठीक है, ये हमने एक पार्क वाला किया था, रास्ते वाला किया था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 16:25। एक नोट याद कर लेना, मैं आपको नोट लिख रहा हूं। यदि 2 या 2 से अधिक वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात देकर उनके, अब उनके में क्या क्या, उनके भुजा या परिमाप या विकर्ण का अनुपात पूछे तो दिए गए अनुपात का रूट निकाल देंगे। डायरेक्ट आंसर है, कोई आपको माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखो 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। अब इसके चाहे यहां पे परिमाप लिखता, परिमाप ना लिखकर चाहे भुजा लिखता, भुजा ना लिखकर वो विकर्ण लिखता और उसका अनुपात पूछा होता तो आपको 16 का भी रूट निकाल देना है और 25 का भी रूट निकाल देना है। 16 का रूट कितना होता है 4 और 25 की वैल्यू कितनी 5। आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 4:5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसको रिवर्स भी याद रखना कि यदि आपको 2 या 2 से अधिक वर्गों के परिमाप
परिमाप, भुजा और विकर्ण का अनुपात देकर क्षेत्रफल का पूछे ना तो आप स्क्वायर कर देना। जैसे अगर मैं आपको ये कहता कि दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर करके 16, 5 का स्क्वायर करके 25 हो जाएगा। ठीक है ना, इस नोट को याद कर लेना, बहुत काम का नोट है। अगला देखो, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई। अच्छा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है सर √2 गुणा भुजा। अरे विकर्ण का मान तो आपको ऑलरेडी दे रखा है 2√2 और क्या दे रखा है सेंटीमीटर, बराबर में √2 और गुणा में क्या होगा a। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो इधर से √2 गुणा में है वो भाग में आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो a की वैल्यू निकलकर कितनी आ गई, 2 आ गई। जब भुजा की वैल्यू 2 है तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो आप 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर निकल के 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछ रखे हैं प्रश्न, ये सारे के सारे वर्ग से रिलेटेड। ठीक है ना। अब इन सारे सवालों में आप सबको आइडिया तो लग गया होगा कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है वो या तो आपके अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे वर्ग आपको दे रखा हो, उनका योग निकालना हो, जैसे एक से लगातार हो या किसी संख्या का टेबल हो या ओड नंबर हो, विषम संख्याएं हो, या फिर जो आपके पार्क वाले प्रश्न थे, बस वो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी तो आप किसी भी लेवल का सवाल दे दो, वर्ग में वैसे ही छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है ना। तो और भी सवाल है तो उनको भी देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 20% की वृद्धि कर दी जाए, ये भी काम का सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एक वर्ग की भुजा 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भाई, आप सभी को यह पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना वो स्क्वायर में होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। तो जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है ना, उस परसेंटेज को कितनी बार लिख दिया करो, 2 बार। मतलब पहली बार भी 20% की वृद्धि और दूसरी बार भी 20% की वृद्धि। और 20% का मतलब आप जानते हो 20/100, 20/100 का मतलब होता है 1/5। 1 क्या होगा, 5। 1/5 का मतलब है कि पहले उसकी भुजा 5 थी, 1 बढ़कर कितनी हो गई, 6। यहां पे भी 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 6। देखो भाई, ए स्क्वायर को गुणा करोगे तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 25, और ए या फिर बी और बी मान लो, इन दोनों को गुणा करोगे तो बाद में क्षेत्रफल कितना आ गया, 36। अरे पहले जब क्षेत्रफल 25 था, बाद में 36 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 25 से 36 पे जाने के लिए 11 की। 11 की वृद्धि कहां से, 25 से, और गुणा में क्या कर देना है, 100, क्योंकि जवाब आपको परसेंटेज में पूछा है 25 से 4 बार, 11 चौके कितना, 44। 44% वृद्धि हो जाएगी, आपके सवाल का राइट आंसर है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो, एक वर्ग की भुजा 20% वृद्धि कर दी जाए और वर्ग की भुजा में वृद्धि हो रही है ना, तो चारों में ही तो होगी ना, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, फिर लंबाई में, फिर चौड़ाई में, चारों में ही 20-20% की वृद्धि होगी। अगर 20-20% की वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर लग रहा है तो परसेंटेज कितनी बार आएगा, 2 बार ही आएगा भाई, एक लंबाई के लिए और एक किसके लिए, चौड़ाई के लिए। तो ये लंबाई वाला हो गया, ये चौड़ाई वाला। पहले लंबाई कितनी, 5, चौड़ाई कितनी होगी, 6। फिर पहले लंबाई कितनी, 5, और चौड़ाई कितनी होगी, 6 हो गई ना। तो ये भी तो भुजा ही हुई, और ये नए वाले की भुजा हो गई। ये पुराने वाले की भुजा 5-5, ये नए वाले की भुजा 6-6 हो गई। तो 5 को 5 से गुणा करोगे 25, 6 को 6 से गुणा करोगे 36। पहले क्षेत्रफल 25 था, अब 36 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 11 की। 11 की वृद्धि कहां से, पहले वाले से, 25 से गुणा में 100, आंसर आ गया 44%। ठीक है। अगर कमी का दे रखा होता तो कमी कर देते हैं। देखो, 2 विकर्णों का अनुपात 3:4 है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि अगर 2 या 2 से अधिक वर्गों की भुजा विकर्ण या परिमाप का अनुपात देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उस अनुपात जो आपको दे रखा है उसी का स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। नए वाला आंसर होगा 9:16। 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, ये पार्क वाला अपना हो गया था। ठीक है। अगला देखो,
एक वर्गाकार कार्ड शीट की भुजा की लंबाई, बहुत शानदार सवाल है भाई। एक वर्गाकार कार्ड शीट की भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। इस कार्ड शीट से 4 समान वृत्त काट लिए जाएं तो शेष कार्ड शीट का मतलब होता है गत्ता। क्या होता है भाई? गत्ता होता है। गत्ता जानते हो, कवर होता है ना, वो कवर आपके स्क्वायर आकार का है। मैं डायग्राम से ही समझा देता हूं कि एक गत्ता है, कार्ड शीट है, और इस कार्ड शीट की जो भुजा है ना ये 28 है। इधर से भी 28, 28, 28 और 28 है, ठीक है ना। इसमें 4 समान वृत्त काटने हैं तो पहले आपको इसके 4 समान टुकड़े करने होंगे। 4 समान टुकड़े, इधर से 14-14 के टुकड़े कर दो, इधर से भी 14-14 के टुकड़े कर दो, तो ये 4 समान वर्ग बने। जबकि वर्ग नहीं बनाने, हमें क्या बनाने हैं? वृत्त बनाने हैं। तो पहला जो वृत्त होगा वो इसमें हो जाएगा, दूसरा वृत्त इसमें काट लिया जाएगा, तीसरा व्रत इसमें काट लिया जाएगा और चौथा व्रत इससे काट लिया जाएगा। ये 4 समान व्रत काट लिए जाएं तो शेष कार्ड शीट, अब शेष कार्ड शीट कौन सी है ध्यान से देखना, शेष कार्ड शीट ये वाली है। बहुत अलग अलग जगह पे जो कागज बचा है, इस पूरे कागज का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ये जो मैंने लाइन खींच रहा हूं, इस पूरे कागज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इस कागज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? जरा सोचो, जरा सोचो, इस कागज का क्षेत्रफल कैसे निकालें? कागज का क्षेत्रफल सर हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे सर? ये एक बड़ा वर्ग है, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 वृत्त हैं, इन 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को बाहर निकाल दो तो शेष कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। लेकिन वृत्त कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो मुझे पता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है? 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और क्या मान निकालना है? आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू तो 22/7। अब केवल मुझे त्रिज्या का पता लग जाए ना तो मैं पूरा आंसर निकाल दूं। त्रिज्या का मतलब क्या है? त्रिज्या का मतलब है कि यहां से लेकर, ये इसका सेंटर हो गया, यहां से लेकर यहां तक का मान निकालना है, या फिर इधर वाला निकाल दो कोई सा भी, क्योंकि एक वृत्त में अनंत रूप से रेडियस होती है और सारी रेडियस आपस में क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है ना। ये आप सर्किल में पढ़ोगे। तो यहां अगर आपको त्रिज्या का मान निकालना है तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा 28 का था। जब इसके 2 टुकड़े किए तो ये कितने का? 14 का। ये भी 28 का था तो ये कितने का? 14 का। जब यहां से लेकर यहां तक 14 सेंटीमीटर है तो क्या यहां से लेकर यहां तक भी 14 सेंटीमीटर होगा? अगर ये 14 सेंटीमीटर होगा तो ये वृत्त का क्या बन जाएगा? व्यास। और त्रिज्या वृत्त के व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये 7 और ये भी कितना? 7। तो सभी जितने भी सर्किल हैं उन सभी की त्रिज्या कितनी होंगी? 7-7 सेंटीमीटर ही होंगी। तो यहां आपके पास त्रिज्या का मान आ गया 7। तो 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल। 22 का 7 गुणा 154, और 154 को किससे गुणा? 4 से। 28 का स्क्वायर भाई 8 का स्क्वायर 64, 2 का 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 8 7, 784 होगा। तो 784 माइनस गुणा करो, 4 चौके 16, 1 बचेगा, 20 और 1 21, 2 बचेगा, 4 और 2 6। 784 में से 616 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 784 में से 616, 616 के बाद 84, 84 और 84 कितना हो जाएगा भाई? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का आंसर होगा। बहुत शानदार सवाल है। मतलब यहां पर 2 यूनिट को मिलाकर एक सवाल दिया है। 2 यूनिट कौन कौन से? स्क्वायर और सर्किल, वर्ग और वृत्त दोनों को मिलाकर एक सवाल दे दिया कि एक बड़े वर्ग के अंदर 4 समान वृत्त काटने हैं। किसी भी आकृति में अगर वृत्त समान काटने हैं, 4 समान वृत्त काटने हैं, तो आपको उसके 4 बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। 8 काटने को कहा जाए तो 8 टुकड़े करो, 10 काटने को कहा जाए तो 10 टुकड़े करो, बराबर टुकड़े करो।
तब जाकर आपको शेष कागज होगा ना उसका क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, एक वर्गाकार आकृति तार की बनी हुई है। तार जानते हो ना, तार से एक सर्किल बना रखा है और उस सर्किल का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 81 वर्ग सेंटीमीटर। देखो भाई, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल है और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल 81 दे दिया, जब ए स्क्वायर बराबर 81 है तो ए बराबर कितना है, 9 है। ए बराबर कितना है, 9। मतलब जो आपका वर्ग बना हुआ था इसकी एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, 9 की है। 9 को 9 से गुणा करोगे तब जाकर 81 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा। आगे क्या कह रहा है, यदि इसे काटकर कहां से काटकर, ये तो बता ही नहीं रखा, कहीं से भी काट दो। अगर इसे काटकर एक सेमी सर्किल अर्धवर्त बना दिया जाए तो बने अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल जब पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा। क्लियर सी बात है। तो यहां पर आपको वृत्त को काटना है, पहले तो इस वर्ग को काटना है। काटू कहां से, मान लो कि प्लस ले हो, यहां से काट दो। ठीक है, अब इसको आप पूरा सीधा करो। पूरा सीधा करने का मतलब ये दोनों कोने आप पकड़ लो और जब पूरा सीधा करोगे तो तार कितने सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, 9 और 9 18, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। ऐसे आपके पास 36 सेंटीमीटर लंबा तार है। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा तो इधर रख लो और बाकी हिस्से को आप इधर मिला दोगे तो आपके पास अर्धवर्ती तो बनेगा। अर्धवर्ती तो बनेगा ना ये वाला। मतलब इससे हमने ये वाली आकृति बना दी और ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं ये अर्धवर्त की क्या होती है, परिधि। अर्धवर्त की क्या होती है भाई, परिधि। अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस में क्या होगा, 2 होगा ना। अर्धवर्त की परिधि हो गई है 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और 9 चौके 36 सेंटीमीटर। तो अर्धवर्त की परिधि बराबर क्या होगा, अर्धवर्त की परिधि। अर्धवर्त की परिधि क्या होता है भाई, अर्धवर्त की परिधि देखो, ये इसका सेंटर होगा, एक आर इधर एक आर इधर, तो आर कितनी होगी, 2 आर प्लस में क्या होगा, पाई आर। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल लोगे आप, आर को कॉमन निकाले, यहां पे 2 और यहां पे कौन हो गया, पाई हो गया। अब पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 22 बटे क्या होगा, 7। और इधर इस अर्धवर्त की परिधि टोटल कितनी होगी, 36। सर 36 कहां से आया, अरे इस वर्ग को काटकर आपने तार को लंबा किया, तार का एक हिस्सा इधर रखा, बाकी हिस्से को आपने इधर मिलाया, तो ये इसकी परिधि तो हुई ना। मतलब ये पूरा का पूरा तार ही है और तार क्या कहला रहा है, परिधि होगी। टोटल तार कितने सेंटीमीटर, 36, 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना होगा, 36। तो आर गुणा 36 बटे 7 और इधर भी 36 है, 36 से 36 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब आर की वैल्यू हमें क्यों निकालनी थी, क्योंकि हमें अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालना है और अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर और बटे में क्या होगा, 2। अच्छा, बटे में 2 ना लगाओ तो 1 बटे 2 गुणा पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। गुणा करोगे तो ये बटे में ही जाएगा, तो 1 बटे 2, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 और त्रिज्या का मान कितना है, 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार कैंसिल, 11 को 7 से गुणा किया तो उस अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ए है। ठीक है ना। मतलब यहां पर 2 यूनिट को मिलाकर एक सवाल आपसे बनाया जा रहा है। बहुत जबरदस्त सवाल है। पिछले दोनों जो सवाल हैं, ये वाला सवाल, इसमें एक स्क्वायर के अंदर 4 आपको सर्किल बनाए गए हैं और यहां इस सवाल के अंदर एक वर्गाकार आकृति, उसको काट पीट कर आपको एक अर्धवर्त बनाने को कहा जा रहा है। अच्छा, वृत्त बनाने को भी कहा जा सकता है। यहां तो अर्धवर्त बनाने को कहा क्योंकि आपको अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवर्त का क्षेत्रफल तभी निकल सकता है जब आपको त्रिज्या का मान पता होगा, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 22/7, लेकिन त्रिज्या कांस्टेंट नहीं होती है। त्रिज्या का मान आपको निकालना ही पड़ेगा। त्रिज्या का मान निकालने के लिए इतनी माताफोड़ी हमने की है, तब जाकर त्रिज्या का मान कितना आया, 7 सेंटीमीटर आया। ठीक है। तो इस वर्ग की इस क्लास के अंदर
कुछ बातें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। जो सवाल बार बार रिपीट होकर आते हैं वो 2 यूनिट से मिलकर एक सवाल या तो इस तरह के आएंगे, या फिर आपके पार्क वाले सवाल आएंगे, या फिर आपको वो 3 सवाल जो मैंने बताए लगातार बुझा, किसी संख्या का टेबल या फिर ओड नंबर। ठीक है ना। इन चारों पांचों सवालों को आप अच्छे से क्लियर कर लो। वर्ग का आपका चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आपका सवाल कतई गलत नहीं होगा। लेकिन पूरा बेसिक से पढ़ना भाई, ठीक है ना। पूरा बेसिक से पढ़ोगे तब जाकर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला याद करके जा रहे हो। भाई फॉर्मूले तो दुनिया याद कर सकती है, लेकिन ये तो पता होना कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर और किस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, तो बाकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।